लेकिन आगे बढ़ते और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी बात करते थे। बीजेपी की तरफ से एक संदेश जाता हुआ सामने नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो उसके ऊपर राजनीति भी जिस तरह से चल रही है और कई ऐसे बयान विपक्षी दल और उनके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। अब यही जानकारी मिल रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से यह संदेश दिया गया है पार्टी लीडर्स को कि बीजेपी को अधिकार है या राइट है भगवान राम पर, क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जो कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में बात करती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, Times Now has learned that the Union Home Minister delivered this message to the party leaders during an election strategy meeting yesterday, and the comments also assume a lot of significance, with the BJP looking to make Lord Ram and the Mandir as the crux of their political campaign in the lead up to 2024 Lok Sabha elections. BJP meanwhile is upbeat, with the Mandir push gaining momentum, declaring that in the upcoming elections it will be 400 बार, यानी कि एक फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 बार। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। So as far as reactions that are coming in, and of course how the BJP leaders themselves have been looking forward, but this is a message directly that has now gone across from the Union Home Minister to the party leaders, and also talking about the poll strategy, because here is Ram Bhakti versus Ram par Rajniti that seems to be happening in the run up to the Pran Pratishtha। और ये poll strategy meeting हुई है बीजेपी की, और सीधे तौर पे संदेश दिया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहते हुए कि जहां तक अगर भगवान राम की बात करें तो उनका पूर्ण अधिकार बनता है, क्योंकि वो बीजेपी ही वो पार्टी थी जो लड़ रही थी राम मंदिर के लिए, और कई सालों का जितना उनका सैक्रिफाइस हुआ है और जितना उन्होंने सहयोग दिया है राम मंदिर बनने में, यहां पर उनकी जहां तक अगर अधिकार की बात की जाए, क्योंकि वो कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में ज्यादा बात करते हैं। रविकांत हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं। रविकांत, गुड मॉर्निंग। क्या संदेश दिया गया है अमित शाह की तरफ से? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये बड़ी बैठक थी, और बीजेपी ने पूरे देश में लोकसभा की जितनी सीटें हैं उनको क्लस्टर में डिवाइड किया है, और क्लस्टर के जितने इंचार्ज थे इसकी ये बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में तय किया गया है कि जो ए कैटेगरी की सीटें हैं उनको A+ में कन्वर्ट करना है, जो बी कैटेगरी की सीटें हैं उनको ए में कन्वर्ट करना है, और इस तरीके से बूथ पर जाकर सभी कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की रैलियां जो है कहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनकी प्रायोरिटी तय की गई है, और प्रायोरिटी के आधार पर ही जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनकी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो 22 तारीख के बाद पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके योजना की समीक्षा की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं जो राम भक्त हैं उनको अयोध्या पहुंचाएं, और उनके दर्शन, रामलला के दर्शन कराने की जो सारे इंतजाम हैं, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कराई जाएं। तो इन तमाम चीजों की समीक्षाएं की गई, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बैठक थी, और इस बैठक को 2 नेताओं ने संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में ये कहा कि हमें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना है, हमें लोगों को बताना है कि हमने आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन किया, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्होंने कैसे आपके जीवन को बदला। जो लाभार्थी हैं हर किसी योजना के, उन तक संपर्क साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस मीटिंग में संदेश दिया गया है। धन्यवाद आपका रविकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ना सिर्फ मंदिर का जो संदेश जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाले चुनावों में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जहां तक अगर तैयारियों की बात करें और एक ब्लूप्रिंट सामने आया है, ये क्लस्टर्स की बात फिलहाल जो रविकांत करते हुए नजर आ रहे थे, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। 2019 के चुनाव की तिथियों को मानते हुए मतगणना से लेके आज तक का एक रिवर्स टाइम टेबल बनाया, कौन सी तिथि को क्या होना चाहिए, क्या करना आवश्यक है, और इसमें
लाभार्थियों से संपर्क कब करें, कैसे करें, नव मतदाता विशेषकर जो 21वीं सदी में जन्म हुआ है उसको सम्मेलन के रूप में इकट्ठा करते हुए 2014 के पहले का भारत और 2014 में बदला हुआ विकसित भारत, इसकी जानकारी कैसे पहुंचाए। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, युवा और महिला, इन सब घटकों तक किस प्रकार पहुंचा जाए और इनके विषय में जो मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो पहुंचाने की एक रचना आज बनाई गई। बीजेपी की आने वाले चुनावों के लिए स्ट्रैटेजी होने वाली है, लेकिन राम भक्ति में विलीन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं अब ऑपोजिशन नेता और उनके ऊपर जिस तरह से इन्फ्लुएंस अब हो पा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी बस आने वाली है और मंदिर को लेकर हमने देखा है कि काफी राजनीति पहले से ही हो चुकी है। अब हम पैरेलल भक्ति की शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई ऐसी पार्टीज हैं, उनके नेता हैं जिन्हें आमंत्रण भेजा गया, कई ऐसे जिन्हें नहीं भेजा गया, कईयों ने कहा है कि वो नहीं आएंगे, कईयों की तरफ से ये कहा गया है कि वो बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या जाएंगे, कईयों की तरफ से सीधे तौर पे अभी तक कोई जवाब ही सामने नहीं आया है, कॉन्फर्मेशन ही सामने नहीं आई है। और वहीं पर हम इसी बात पर अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से सुंदरकांड का पाठ की बात जो ऑर्गेनाइज की गई, जिस तरह से बताया गया कि 2500 से ज्यादा ऐसे इलाके होंगे दिल्ली में जहां पे सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ रखा जाएगा। वहीं पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी दिन 22 जनवरी का दिन जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही होंगी, ममता बनर्जी मां काली के मंदिर जाएंगी कालीघाट में, और वहीं पर संप्रति रैली यानी कि हार्मनी रैली का जो थीम है उसमें वो हिस्सा लेंगी, उसमें वो भाग लेंगी। इवन व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज, उनकी तरफ से सीधा इनविटेशन भेजा गया है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सभी को वहां पर बुलाया गया है। अब ये उसी दिन एक और चीज होने वाली है। अगर हम 22 जनवरी की बात करें, पश्चिम बंगाल से अब सीधा महाराष्ट्र को रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर उद्धव ठाकरे की तरफ से अलग प्लान है। उद्धव ठाकरे, अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले एक दिवसीय जो अपने जो विजिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक गए थे, महाराष्ट्र गए थे और वो कालाराम मंदिर गए थे, वहां उन्होंने पूजा पाठ की थी। अब उसी मंदिर में उद्धव ठाकरे, जिन्होंने ऑलरेडी राष्ट्रपति को इनवाइट भेज दिया है कि 22 जनवरी के दिन आप नासिक आए, कालाराम मंदिर में दर्शन कीजिए, और वहीं पर अब बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी दर्शन करने वहां पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा आमादेर काज ना, ओटा साधु सन्तদের কাজ, পুরোহিতদের কাজ, ইমামদের কাজ, আমাদের নয়, বিভিন্ন ধর্মের চার্চ ফাদারদের কাজ। আমাদের কাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা, বিল্ডিং ডেভেলপ করা, করতে দেব না। আর আমি জেলাগুলোকে বলবো প্রত্যেকটা জেলায় ব্লকে ব্লকে সেদিন 22শে জানুয়ারি বেলা 3টে সম্প্রীতি মিছিল হবে সবাইকে নিয়ে। এটা আমার দলের প্রোগ্রাম। अब एक और नेता, उनके बारे में भी बात कर ले, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, क्योंकि खबर फिलहाल यही आ रही है कि 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, राहुल गांधी शिव मंदिर जाएंगे गुवाहाटी में। हमने देखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक एक करके सारे राज्यों में जिस तरह से चलती हुई जा रही है, गुवाहाटी में बताया जा रहा है राहुल गांधी उस दिन मौजूद होंगे और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो शिव भक्त है और उसी दौरान वो वहां पर मंदिर जरूर जाएंगे। न्याय यात्रा का सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अयोध्या से डिटोर लेते हुए जा रही है, लेकिन सीधे तौर पे उनका ये कहना और मानना और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि जो यात्रा का जो रूट है वो पहले से ही तय था, लेकिन अयोध्या से होते हुए वो रूट नहीं जाएगा। 22 जनवरी का दिन अगर कहा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से उसे नरेंद्र मोदी इवेंट नाम दे दिया गया है और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि ये भगवान की भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर राजनीति कर रही है बीजेपी, क्योंकि इसे बीजेपी आरएसएस का इवेंट बताते हुए नजर आ रहे हैं। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. It is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS.
हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। But right after Rahul Gandhi, it was the NCP chief Sharad Pawar who accused the BJP and the RSS of doing politics in the name of Lord Ram. He also took a dig at Prime Minister Modi, who's observing the 11-day Anushthan or special ritual, saying that he would have appreciated if the Prime Minister had been observing fast to eliminate poverty instead. The BJP and the VHP has countered the opposition's charge, saying that how can the event be even called political when politicians of all major political parties who have been invited for Pran Pratishtha, and some of them are even coming. पर हमने तो उनकी माताजी को भी बुलाया था, विपक्ष के नेता को बुलाया था, उनके अध्यक्ष को बुलाया था, अकेले प्रधानमंत्री को बुलाया होता तो ये आरोप सत्य हो सकता था, पर जब सबको बुलाया है तब उन्हें क्या आपत्ति है।